मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और इसी गुस्से की हालत में किचन में जाकर खाना बनाने लगी। खाना बनाते समय बर्तनों को बहुत तेज तेज पटक कर रख रही थी, कभी इधर उधर फेंक भी रही थी। किचन से खटपट की आवाज़ें सुनकर मेरी तीनों बेटियां अंदर आ गईं और साथ में सुनैना भी। लेकिन मुझे इतना गुस्से में देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि आगे बढ़कर मुझसे कुछ कहें, क्योंकि जब मुझे गुस्सा आता था तो मैं किसी की भी नहीं सुनती थी। उन सबको देखकर मैंने गुस्से से चीख कर कहा, क्यों आए हो तुम लोग यहाँ, चले जाओ। मेरी चीख सुनकर मेरी तीनों बेटियां तो चली गईं, लेकिन सुनैना वहीं खड़ी रही और आगे बढ़कर मुझे संभालने लगी। उसने जैसे ही मुझे संभालने के लिए मुझे पकड़ा, मेरा गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि मेरे गुस्से की असल वजह तो वही थी। मैंने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बची। मुझे इस लड़की से बहुत ज़्यादा नफरत थी। इतनी नफरत तो शायद ही मुझे किसी और से हो। कुछ देर तक आंखों में आंसू भरे वो मुझे देखती रही, फिर चली गई। उसके जाने के बाद मुझे थोड़ा सुकून हुआ। मैं उस लड़की से इतनी नफरत करती थी कि शायद ही दुनिया में किसी और से करती हूँ, और आज मेरे गुस्से की वजह वही बनी थी। हुआ यूं था कि कुछ औरतें मेरी बड़ी बेटी का रिश्ता लेकर आई थीं। दरवाजा सुनैना ने ही खोला। उसके बाद फिर सुनैना उन औरतों के सामने नहीं आई थी। सारा काम मैं और मेरी बेटियां ही देख रही थीं। मैं चाहती थी कि ये रिश्ता हो जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छा रिश्ता था, मेरी बेटी ऐश करती। चाय नाश्ते के बाद वो औरतें बोलीं कि जिसने दरवाज़ा खोला था, क्या वो भी आपकी बेटी है? मैं एकदम से डर गई। मुझे लगा पता नहीं सुनैना ने कुछ गड़बड़ न कर दी हो। मैंने कहा, हाँ है तो मेरी ही बेटी। क्यों, क्या हुआ? क्या उसने आपके साथ कुछ बदतमीजी की है? वो बोली, अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, बहुत ही प्यारी बच्ची है वो। असल में बात यह है कि हमें आपसे ये कहना है कि हमें आपकी उसी बेटी का रिश्ता चाहिए अपने बेटे के लिए। आपकी बेटी पर हमारा दिल आ गया है, प्लीज़ मना मत करना। उन औरतों की बात सुनकर मेरा दिमाग झन्ना गया। गुस्से के मारे अंदर ही अंदर मैं खौलने लगी थी। किसी तरह खुद पर काबू पाया और कहा, जी हम सोचकर बताएंगे, अभी फ़िलहाल एकदम से जवाब नहीं दे सकते। औरतें फिर चली गईं। मेरा बस नहीं चल रहा था कि उन्हीं औरतों का मुंह नोच लूं या फिर सुनैना का गला घोंट दूं। और उन औरतों के जाने के बाद ही मैं किचन में आ गई थी और अपना सारा गुस्सा उन बर्तनों पर निकाल रही थी। जी में तो आया कि जाकर उसके इतने थप्पड़ मारूं कि मेरे अंदर की सारी आग ठंडी हो जाए, लेकिन मैं मजबूर थी। बचपन की बात और थी, लेकिन अब सुनैना बड़ी हो चुकी थी। बचपन में तो मैं उसे मारकर अपना गुस्सा निकाल लेती थी, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी थी, उस पर हाथ नहीं उठा सकती थी। अगर बदले में उसने मुझ पर हाथ उठा दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। हालांकि वो मुझसे बहुत डरती थी और मैंने उसे पूरी तरह काबू में कर रखा था। अब मैं उसे जबान की बोली से मारती थी, तानों से उसका पूरा शरीर छलनी कर देती थी। मैं अभी भी उस पर जुल्म करती थी। शाम तक धीरे धीरे मैं नॉर्मल हो चुकी थी और अब दिमाग चलाने लगी थी कि इस मामले से कैसे निपटा जाए। फिर खुद को नॉर्मल करते हुए मैंने उन लोगों को फ़ोन किया और माफ़ी मांगते हुए कहा कि हमें माफ़ कर दें, हमारे ख़ानदान में एक मौत हो गई थी, इसलिए मैं आपको फ़ोन नहीं कर सकी। बात यह है कि हम सुनैना का रिश्ता पहले ही तय कर चुके हैं, तो इसलिए आपको सुनैना का रिश्ता नहीं दे सकते। अगर आप चाहें तो मेरी बेटियों में से किसी का भी रिश्ता ले सकती हैं अपने बेटे के लिए। मेरी बात सुनकर लड़के की माँ ने कहा था कि माफ़ करना बहन जी, हमें तो सुनैना ही पसंद आई थी। अगर सुनैना का रिश्ता आप नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, हम कहीं और कोई लड़की देख लेंगे, लेकिन हमें तो सुनैना ही पसंद आई थी। ये बात सुनकर मेरे अंदर आग लग गई थी, गुस्से की एक ऐसी आग जिसमें मैं जल उठी थी। मुझे सुनैना पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पहले उसकी माँ ने मेरा हक छीनने की कोशिश की और अब मेरी बेटियों का हक सुनैना छीन रही थी। गुस्से से मैंने फ़ोन रख दिया। कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेटियों का हक सुनैना को नहीं दूंगी। जो मेरी बेटियों का है वो मेरी बेटियों को ही मिलेगा। दिल में कुछ फैसला करते हुए मैं बाहर आंगन में आई। सुनैना कुछ किताबें पढ़ रही थी। उसे इस तरह आराम से बैठकर देखकर मैं गुस्से से चीख पड़ी। मैंने कहा, क्या पढ़ रही हो यहाँ बैठकर? वहाँ मैले कपड़े पड़े हैं, उन्हें कौन धोएगा? मैंने उसके हाथ से किताब लेकर फेंक दी। मेरे इस तरह चीखने और किताब फेंकने से वो एकदम से डर गई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, जिन्हें उसने मुश्किल से रोका था। मेरी बात सुनकर वो मशीन लगाने के लिए आगे बढ़ गई थी, लेकिन मैं वहीं गुस्से से खड़ी रही और उसकी तरफ देखती रही। हालांकि मैं गुस्से में थी, लेकिन अंदर कहीं कुछ हुआ था जब सुनैना की आंखों में आंसू आए थे। लेकिन जल्दी ही मैंने खुद को संभाल लिया, क्योंकि मुझे अपना वक्त याद आ गया जब मैं अपने पति अंश के सामने कितना गिड़गिड़ाई थी। मैंने अंश से रोते हुए कहा था, अंश प्लीज दूसरी शादी मत करो, हमारी खुद की बेटियां हैं, वो क्या सोचेंगी
आखिर उनके बारे में तो सोचो। लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी थी और मुझे बहुत ही नफरत से देखते हुए कहा था, बीबी हो, बीबी बनकर रहो, ज़्यादा सर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ऑफिस कलीग से मोहब्बत करता हूँ और उससे ही शादी करूँगा। वो कम से कम पढ़ी लिखी तो है, तुम्हारी तरह जाहिल तो नहीं। और तुम मुझे किस हक से दूसरी शादी करने से रोक रही हो? एक बेटा तक तो मुझे दे न सकी। अंश की इतनी घटिया सोच को लेकर कुछ पल के लिए मुझे अंश से नफरत महसूस हुई थी, लेकिन फिर अपनी बेटियों का मुंह देखकर मैंने फिर अपने घर को बचाने की कोशिश की थी। मैंने अपने घर को बचाने के लिए एक तिनके का सहारा लिया। मैंने कहा, अगर वो भी तुम्हें बेटा ना दे सकी तो क्या करोगे? तो फिर क्या तीसरी शादी करोगे? मेरी बातों का अंश पर कोई असर नहीं हुआ। कहने लगे कि मैं पूनम से लड़के के लिए शादी नहीं कर रहा, अपने दिल के सुकून के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे मोहब्बत है। अगर वो मुझे बेटा नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, अगर एक बेटी हो गई तो क्या हुआ? तुम्हारी भी तो 3 बेटियां हैं, एक और सही। अंश ने किसी की भी बात न सुनने का फैसला कर लिया था। उस पर तो पूनम का भूत सवार था और इसी हफ्ते पूनम से शादी कर रहे थे। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने एकदम चीख कर कहा, अगर अब तुमने एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें अभी के अभी तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। और बस यहीं पर आकर मैं खामोश हो गई। मेरी बेटियां अभी बहुत छोटी थीं। बड़ी बेटी 5 साल की थी, दूसरी बेटी 3 साल की और सबसे छोटी बेटी अभी सिर्फ 2 महीने की थी। फिर मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुप साध ली, क्योंकि अब वो कहने सुनने का कोई मतलब ही नहीं रह गया था। और फिर वही हुआ जो नहीं होना था। अगले हफ्ते ही पूनम से शादी करके वो उसे मेरी सौतन बनाकर घर ले आया। मैंने दिल पर पत्थर रखकर उसका स्वागत किया था। शादी बहुत ही सादगी से की थी, लेकिन उसने अगले दिन अपने वलीमे का खाना गरीब बच्चों को खिला दिया था। पूनम के आने के बाद मेरी ज़िंदगी बस चल रही थी, और कैसे चल रही थी मैं ही जानती थी। मैं अपने मासूम बच्चों का मुंह देख देख कर अंदर ही अंदर तड़पती रहती थी। हमारा घर बहुत बड़ा था, इसलिए जगह की कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उसने घर का सबसे बड़ा और अच्छा कमरा अपने और पूनम के लिए सेट कर लिया था। मैं ज़्यादातर अपनी बच्चियों को लेकर अपने कमरे में ही बंद रहती। शादी के तीसरे दिन ही अंश पूनम को लेकर हनीमून मनाने चले गए थे। पीछे रह गई थी मैं और मेरी मासूम बच्चियाँ। वो दोनों पूरे 1 महीने बाद लौटे थे, और ये 1 महीना मेरी किन किन तकलीफ़ों में गुजरा था मैं ही जानती थी। छोटे छोटे 3 बच्चों को संभालने के साथ साथ मुझे बाहर का काम भी करना पड़ता था। मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी का यही महीना सबसे तकलीफ से भरा महीना होगा, लेकिन मैं गलत थी। मेरी असल तकलीफ़ें तो अब शुरू हुई थीं। मेरी और मेरी बच्चियों की क्या क्या ज़रूरत हैं वो अंश को दिखाई नहीं देती थीं। मैं किसी चीज़ के लिए कहती कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए तो अंश हफ्तों तक उस बात को टालते रहते। वहीं अगर पूनम किसी चीज़ के लिए कह देती तो वो अगले ही घंटे में हाजिर हो जाती। पूनम खूबसूरत थी, रखरखाव वाली थी, बात करने में भी तमीज़ था, लेकिन उसे देखते ही मेरे अंदर नफरत के अंगारे भरने लगते थे। जी चाहता कि उसका मुंह नोच दूं। इसमें मेरी और मेरी बच्चियों के हक पर डाका डाला है। अंश पूरा पूरा दिन पूनम के साथ ही रहता, मुझे और मेरी बच्चियों को देखता भी नहीं था। पूनम घर का कोई काम नहीं करती, क्योंकि अंश ने ही उसे कह रखा था कि घर का कोई काम मत करना, किचन में चूल्हे के सामने खड़े मत होना, क्योंकि तुम्हारा रंग काला पड़ जाएगा। और पूनम ने इस बात को शर्माते हुए मान लिया था। इसके उलट अंश ने मुझसे कहा था कि घर का सारा काम तुम करोगी, पूनम को किसी काम के लिए नहीं कहोगी, सारा काम तुम करोगी और टाइम पर करोगी। मुझे अब अपनी ज़िंदगी जीनी नहीं थी, बस गुजारनी थी, वो भी अपने बच्चों के लिए। इसलिए चुपचाप सारी बातें मानती चली गई। जब पति अपना नहीं तो फिर पराई लड़की से क्या शिकवा। पूनम वैसे तो पढ़ी लिखी समझदार थी, लेकिन थी तो सौतन ही। उसका खुद से भी मन नहीं करता किसी काम को हाथ लगाए। पूरा पूरा दिन कमरे में बंद रहती थी। बस अंश के ऑफिस आने से 5 मिनट पहले बाहर निकलती, पूरी तरह तैयार होती और बाहर गेट पर अंश का इंतजार करने लगती। अंश आता, दोनों कुछ देर आपस में बातें करते, फिर साथ बैठकर खाना खाते। मैं और मेरी बच्चियां किचन में ही बैठकर खाना खा लेते थे, क्योंकि अंश का हुक्म था कि मेरे सामने कम से कम आना। कभी कभी मैं अपना गुस्सा अपनी बच्चियों पर निकाल देती थी, लेकिन बाद में पछतावा भी होता था कि आखिर इसमें मेरी बच्चियों का क्या दोष है। लेकिन मैं खुद मजबूर थी। मैं पूरा दिन घर के काम करती थी, पूरा दिन घन चक्कर बनी रहती थी, सबके लिए नाश्ता, खाना, कपड़े, घर की सफाई, ऊपर से 3 बच्चों को संभालना। इसके बाद अंश और पूनम के फिजूल के चौंचले देखना। दिल पर पत्थर रखकर काम करती और दोनों की इश्कबाजियाँ देखा करती। अगर अंश पूनम को दूसरे घर में रखते तब भी शायद मुझे इतना दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने तो पूनम को मेरी छाती पर ही लाकर बिठा दिया था।
फिर एक दिन पता चला कि पूनम पेट से है, तो अंश इतना खुश हुए जैसे वो पहली बार बाप बन रहे हैं। लेकिन मेरे लिए थोड़ी राहत हुई, क्योंकि उन्होंने पूनम के लिए दूसरा घर ले लिया और उसी में पूनम को शिफ्ट कर दिया। लेकिन जाते जाते एक और जख्म दे गए। कहा कि अगर पूनम इस घर में रहेगी तो मेरी नज़र पूनम के बच्चे को लग जाएगी। मेरे दिल पर धक्का सा लगा था। लेकिन पूनम का मेरे घर से जाना भी मेरे लिए सुकून की बात साबित नहीं हुई, क्योंकि पूनम घर में होती थी तो कम से कम घर में खाने पीने का सामान तो आता था। अब तो अंश उससे भी बेफिक्र हो गए थे। घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे तो मैंने सिलाई का काम शुरू कर दिया। अंश को फ़ोन करके सामान मंगाती तो वो एक एक हफ्ता लगा देते, इसलिए मजबूरी में मैंने खुद ही कुछ करने की ठानी। मैं कपड़े सिलाई करती और जो कुछ भी पैसा आता वो घर में खर्च करती थी। ये दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल भरे दिन थे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अंश की नौकरी चली गई और पूनम ने एक बेटी को जन्म दिया। नौकरी जा चुकी थी, खर्चे बढ़ चुके थे, इसलिए मजबूरी में अंश ने जो किराए पर मकान ले रखा था उसे छोड़कर वापस पुराने घर में आ गए। उसने दूसरी नौकरी ढूंढ ली थी, लेकिन बहुत कम सैलरी थी। वो सारी सैलरी सुनैना और पूनम पर ही खर्च हो जाती। उसके कमरे में दूध के डिब्बे और फ्रूट वगैरह हर वक्त मौजूद रहते, जबकि मेरी बेटियों की दफ़ा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अंश की सैलरी तो सुनैना और पूनम पर ही खर्च हो जाती थी। मेरे खर्चे और मेरी बेटियों के खर्चे कहाँ से होते। मैं अपना वही सिलाई का काम करती थी और अपनी बेटियों का खर्चा चलाती थी। अंश अपनी सैलरी से सिर्फ राशन पानी लाते थे। पूनम शुरू शुरू में तो अपनी दुनिया में ही मगन रहती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया था। जब खर्चे बढ़ने लगे और आमदनी कम हो गई तो उसने एक दिन किचन में ताला लगा दिया। मैंने पूनम से हैरानी से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो कहने लगी कि आमदनी तो ज़्यादा है नहीं और हमारे पास इतना पैसा भी नहीं कि हर वक्त बच्चे कुछ ना कुछ खाते रहें और फालतू के खर्चे बढ़ाते रहें। उसका साफ इशारा मेरी बच्चियों की तरफ था। जब पूनम किचन को ताला लगा रही थी तो अंश सामने बैठे बैठे ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। मैंने शिकायती नज़रों से अंश की तरफ देखा तो उन्होंने कंधे उचका दिए। कहने लगे, हाँ पूनम ठीक कह रही है, अब आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा, तो सोच समझकर खर्च करना पड़ेगा। मैं कहते कहते रह गई कि मैं तो खुद पैसे कमाती हूँ और अपने बच्चों का खर्च करती हूँ, बल्कि पूनम तो फिजूल खर्ची करती है। न जाने कितने फ्रूट्स उसके कमरे में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। लेकिन इसे मेरी बुज़दिली का हो या मेरी गलती कि मैं अपने पति से डरती थी, बस यहाँ पर मैं खामोश हो गई। इतने पर ही हद नहीं थी, पूनम ने मेरी बच्चियों को प्राइवेट स्कूल से हटवाकर सरकारी स्कूल में डलवा दिया और अपनी बेटी सुनैना को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करा दिया। जब मैंने अंश से इस बारे में बात की तो कहने लगे, पूनम ने जो किया ठीक किया। तुम्हारी बेटियां तो प्राइवेट स्कूल में पढ़कर अपना अच्छा बेस बना चुकी हैं। सुनैना को अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने दो, उसका भी बेस थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तुम्हारी बेटियां तो अब सरकारी स्कूल में भी पढ़ सकती हैं। सुनैना का कच्चा दिमाग है, अगर अभी से सरकारी स्कूल में डाल दिया तो वो पढ़ाई में कमज़ोर रह जाएगी। कोई त्यौहार होता, कोई फंक्शन होता तो मेरी बेटियों के लिए जोड़ तोड़ करके मैं खुद ही कपड़े बनाती थी, जबकि सुनैना के लिए मैचिंग चप्पल, मैचिंग चूड़ियाँ और मैचिंग ज्वेलरी सब कुछ आता था। ये देख देख कर मेरी बेटियों में हीन भावना आने लगी थी। कभी कभी वो मुझसे शिकायत करती कि मम्मी, सुनैना तो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, फिर हम ही क्यों अच्छे कपड़े नहीं पहनते। सुनैना की मम्मी इतने सारे जेवर और इतनी सुंदर कपड़े पहनती हैं, फिर आप क्यों नहीं पहनती। मैं बच्चों को डांट कर चुप करा देती, क्योंकि इन सवालों के मेरे पास कोई जवाब नहीं थे। अपने बच्चों की ज़रूरतें देखते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े सिलाई करती, जिससे कि मैं अपने और अपने बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतें पूरी कर सकूं। लेकिन जो अंतर सुनैना के रहन सहन में और मेरे बच्चों में था, मैं उसे पाट नहीं पा रही थी। बस उस खाई को भरने में मैं नाकाम थी। मेरी बेटियां धीरे धीरे बड़ी हो रही थीं और उन्हें अपने बाप से नफरत होती जा रही थी, क्योंकि वो इतना तो समझती थीं कि ये पूनम नाम का जो सांप है उसके बाप ने ही उनके सीने पर लाकर बिठाया है। फिर खबर मिली कि पूनम फिर पेट से है। अंशु बहुत खुश हुए। इस बार भी उनकी मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। वो पहले की तरह ही पूनम का ख्याल रख रहे थे, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। अंश और पूनम मंथली चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और फिर सब कुछ ख़त्म हो गया। अंश और पूनम की मौके पर ही मौत हो गई। घर में मैं दोनों के लिए खाना बनाकर तैयार बैठी थी और उनका इंतज़ार कर रही थी, लेकिन बाहर एम्बुलेंस की आवाज़ सुनकर मैं कुछ घबरा गई। बाहर गेट खोला तो एम्बुलेंस हमारे ही दरवाजे पर खड़ी थी। सब कुछ ख़त्म हो गया था। अंश और पूनम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। पूनम का बच्चा पेट में ही ख़त्म हो चुका था।
इस हादसे से एक बार तो मैं अंदर तक हिल गई थी, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने खुद को संभाला। आखिर उन दोनों के जाने से मेरी जिंदगी पर क्या असर पड़ने वाला था। पूनम तो मेरे लिए पराई थी, लेकिन मेरे पति आज भी मेरे नहीं थे। वो हर वक्त तो पूनम के आगे पीछे फिरते, उसके ही खर्चे करते थे, मेरी बच्चियों को और मुझे हमेशा इग्नोर करते। अंश की इन हरकतों ने मुझे एकदम पत्थर बना दिया था। मैंने खुद को जल्द ही इन सब बातों से ऊपर उठा लिया था। मुझे कोई ज़्यादा दुख नहीं था अंश के और पूनम के जाने का, लेकिन हाँ, जब वो सुनैना को कभी कभी देखती तो थोड़ा दुख होता कि ये बिन माँ की बच्ची रह गई थी। लेकिन धीरे धीरे ये सब कुछ फिर नफरत में बदलने लगता कि आखिर सब कुछ इसकी माँ की वजह से हुआ था। मैंने अपने पूरे घर पर एक निगाह डाली, अंदर तक सुकून उतर गया था। अब ये पूरा घर मेरा था, इस घर की मालिक मैं थी, क्योंकि पूनम के आने के बाद मेरी हैसियत एक नौकरानी जैसी हो गई थी। मैं बस अपने कमरे में रहती थी और पूनम पूरे घर की मालिक बनी रहती थी। वो जैसा चाहती वैसा ही होता था। फिर मैंने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की सोची। उस घर की थोड़ी सी सेटिंग बदली और उसको एक सिलाई सेंटर में बदल दिया। एक सिलाई सेंटर खोला। लड़कियों से फीस लेकर मैंने लड़कियों को सिलाई सिखाना शुरू किया। मेरे काम पर भगवान की कृपा हुई और खूब चल निकला। घर में पैसे आने लगे तो मैंने अपनी बच्चियों का एडमिशन अच्छे से प्राइवेट स्कूल में कराया। सुनैना का एडमिशन भी प्राइवेट स्कूल में ही कराया। मैं उसकी देखभाल, उसकी पढ़ाई लिखाई सब अपनी बच्चियों के बराबर ही करती थी, ना उनसे कम ना उनसे ज़्यादा। लेकिन फिर भी पुरानी ज़िंदगी की छाप मेरे दिमाग पर अभी भी थी। मैं सुनैना से अब भी नफरत करती थी। मैं उससे घर के सारे काम कराती और कभी कभी तो मेरा हाथ भी उस पर उठ जाता था। लेकिन सुनैना बहुत ज़्यादा शांत हो गई थी, हर वक्त उदास रहती और हर वक्त मम्मी मम्मी करते हुए मेरे पीछे घूमती रहती थी। खैर, धीरे धीरे चारों बच्चियां बड़ी होने लगीं, लेकिन सुनैना ने खूब रंग रूप निकाला था। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। लेकिन एक बात मुझे बहुत खटकती थी कि जो भी रिश्ता मेरी बड़ी बेटी के लिए आता वो सुनैना की तरफ झुक जाता था। तंग आकर मैंने सुनैना से कह दिया कि किसी भी आने वाले रिश्तेदार के सामने नहीं आना। सुनैना मेरी सारी बातें मानती थी और उसने ये भी बात मेरी मान ली थी। वो किसी के भी सामने नहीं आती, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता कि मेरी बेटी का रिश्ता होते होते रह जाता। वो लोग सुनैना को पसंद कर लेते और मेरी बेटी का रिश्ता रह जाता, और आज भी ऐसा ही हुआ था। फिर मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया कि सबसे पहले मैं सुनैना की ही शादी करूंगी और अपने रास्ते के कांटे को निकालूंगी, क्योंकि यही सबसे बड़ी समझदारी है। क्योंकि जब तक सुनैना की शादी नहीं होती मेरी बेटियों की शादियां नहीं हो सकती थीं। इसलिए मैंने सुनैना के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। लेकिन सुनैना के लिए एक से एक बढ़कर रिश्ता आता था, लेकिन मैं उसकी शादी किसी अच्छे घर में नहीं करना चाहती थी। जो बरसों से मेरे दिल में गुस्सा भरा हुआ था उसे निकालना चाहती थी। मैं उसकी माँ का बदला उससे लेना चाहती थी। मैं हर आने वाले रिश्ते को मना कर देती, लेकिन अगला रिश्ता उससे भी बढ़कर होता था। मैं तो सुनैना की शादी ऐसे घर में करना चाहती थी जो उसके जोड़ का ना हो, जहाँ उसे सिर्फ दुख ही दुख मिले। लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिश्ता मुझे नहीं मिला था। एक दिन मैं बाजार जा रही थी तो एक साइकिल वाले से टकरा गई। वो साइकिल वाला जल्दी से नीचे उतर कर आया और मुझे उठाते हुए बोला, माफ़ कर दो मैडम जी, मैंने आपको देखा नहीं। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे तो उनसे भागकर ही मैं कहीं भाग जाना चाहता था। मैंने हैरत से उस साइकिल वाले को देखा। अच्छी कद काठी का लड़का था, लेकिन कुछ घबराया हुआ था। मैंने कहा, कौन लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं? कहने लगा, मैडम जी, मैं जुआरी हूँ, जुए में सब कुछ हार गया, कुछ उधार भी हो गया, तो उसी को चुकता कराने के लिए कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। शाम तक कहीं से इधर उधर जुगाड़ करके मैं उनका उधार चुकता कर दूंगा। अभी तो मुझे उनसे बचना है। मेरे दिमाग में एक शैतानी ख्याल आया, इससे अच्छा रिश्ता तो सुनैना के लिए कोई मिल ही नहीं सकता। मैं उस साइकिल वाले को थोड़ा साइड में ले गई और उससे पूछा, तुम शादी करोगे? मेरी बात सुनकर वो शर्मा गया और हाँ में सर हिला दिया। मैं उसे फ़ौरन अपने साथ घर ले आई और उसी वक्त पंडित जी को बुलाकर सुनैना के साथ उसके फेरे डलवा दिए। सुनैना बहुत रोई, चीखी चिल्लाई, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। एक बार को मेरा दिल उसके रोने चीखने से पिघल गया था, लेकिन मैं अपनी नफरत में इतनी अंधी हो चुकी थी कि मुझे उसका रोना धोना कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस साइकिल वाले की और सुनैना की शादी करवाकर मैंने उसे उसी वक्त घर के कपड़ों में ही विदा कर दिया। वो रोती धोती घर से विदा हो गई। मेरी बेटियों ने जल्दबाजी में शादी करने की वजह पूछी तो मैंने कहा, अगर सुनैना की शादी नहीं करती तो तुम में से किसी की भी शादी नहीं होती। मेरी बेटियां मेरी बात सुनकर शांत हो गई थीं। अब मुझे अपनी बेटियों की शादी की फिक्र थी। मैं उनके लिए रिश्ते ढूंढने लगी। अब क्योंकि सुनैना का कोई मसला नहीं था तो मेरी दोनों बड़ी बेटियों की शादी बहुत ही आसानी से हो गई। अब घर में मैं और मेरी छोटी बेटी बचे थे और छोटी बेटी की शादी करने का अभी मेरा कोई इरादा नहीं था। सुनैना की शादी किए हुए मुझे पूरा
पूरे 6 महीने गुजर चुके थे और इन 6 महीने में सुनैना एक बार भी हमारे घर नहीं आई थी। मुझे अब थोड़ी उलझन होने लगी थी कि पता नहीं सुनैना कैसी होगी, वो एक बार भी हमसे मिलने क्यों नहीं आई। दिन ऐसे ही कट रहे थे कि एक दिन अचानक सुनैना आ गई। ना ही खुश लग रही थी और ना ही दुखी। आते ही मुझसे गले मिली और मेरे हाथ पर बहुत सारे पैसे रख दिए और बोली, मैं आपसे मिलने फिर आऊँगी। मैं हैरान हो गई कि ये सब क्या है, इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। फिर मैंने सोचा, चलो जो भी है, मेरी बहुत सारी ज़रूरतें अटकी हुई थीं, वो पूरी हो जाएंगी इन पैसों से। एक हफ्ते बाद सुनैना फिर से मुझसे मिलने आई और खूब ढेर सारे पैसे मेरे हाथों पर रख दिए। अब मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि आखिर इसके पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं। मुझे फिर उससे नफरत होने लगी कि इस लड़की की कितनी अच्छी किस्मत है, जहाँ भी जाती है इसकी किस्मत खुल जाती है। अगली बार जब सुनैना मुझसे मिलने आई तो उसका पति भी साथ में था। वो मुझसे बहुत ही मोहब्बत और गर्मजोशी से मिला। साथ ही उसने अपने छोटे भाई के लिए मेरी छोटी बेटी का रिश्ता भी मांग लिया। मैंने भी लालच में आकर हाँ कर दिया। कितने पैसे वाले लोग हैं, मेरी बेटी राज करेगी जैसे सुनैना करती है। सुनैना ने मुझे अंदर कमरे में ले जाकर बहुत मना किया कि ये रिश्ता ना करें, लेकिन मैंने नहीं सुना। मैंने उसकी एक नहीं सुनी। मुझे लगा शायद सुनैना को मेरी बेटी का ऐशो आराम देखा नहीं जाता। वो नहीं चाहती कि उसकी तरह मेरी बेटी भी ऐश करे। मैंने बाहर आकर सुनैना के पति को रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और बोला कि अगले हफ्ते ही सादगी से शादी कर देते हैं। वो मान गया। जाते जाते भी सुनैना ने इस रिश्ते के लिए मना किया था, लेकिन मैंने उसकी नहीं सुनी। एक हफ्ते बाद ही मैंने सादगी से अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। फेरों से पहले भी सुनैना ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने उसकी नहीं मानी। उल्टा उसे ताने देने लगी कि तुम नहीं चाहती कि मेरी बेटी खुश रहे, आखिर हो तो पूनम की ही बेटी ना। मेरी बात सुनकर सुनैना की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रोने लगी थी। फिर मेरी बेटी की शादी हो गई और उसकी विदाई का वक्त भी आ गया। मैंने पिछली सारी नाराजगी भुलाकर सुनैना से कहा, सुनैना मेरी बेटी का ध्यान रखना। सुनैना हल्के से मुस्कुरा दी और कहा, जब ख्याल रखने का वक्त था तो आपने मेरी नहीं सुनी और अपने लालच में आकर अपनी बेटी की शादी कर दी। लेकिन जितना हो सकेगा मैं आपकी बेटी का ध्यान रखूंगी। मेरी बेटी विदा होकर अपनी ससुराल चली गई। मैं सोचने लगी, न जाने ये सुनैना ये सब क्यों कह रही थी, लेकिन फिर मैंने सर झटक दिया और अपने कामों में लग गई। मेरी बेटी की शादी को पूरे 2 हफ्ते निकल चुके थे, लेकिन इन 2 हफ्तों में मेरी बेटी एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई थी। मेरा दिल बेचैन होने लगा तो सोचा, चलो क्यों ना खुद ही चलकर अपनी बेटी से मिलकर आती हूँ। अपनी बेटी से मिलने जब मैं उसके घर पहुँची तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। पैरों तले से ज़मीन सरक गई थी। चाहती कि मैं चीखें मार मार कर रोऊं। सुनैना ने मुझसे ठीक ही मना किया था कि ये शादी ना करें, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं मानी थी। अपने लालच में आकर मैंने अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। जब मैं अपनी बेटी के घर पहुंची थी तो मेरी बेटी फ़कीरों वाले हुलिये में, फटे कपड़े पहने, बाल बिखराए, बड़ा सा कटोरा हाथ में थामे घर से बाहर निकल रही थी। मुझे देखते ही वो दौड़कर मेरे गले से लिपट गई और बोली, मम्मी जी, आपने मुझे कहाँ नरक में भेज दिया। ये लोग मुझे बहुत मारते पीटते हैं और मुझसे भीख मंगवाते हैं। मैं सुनकर बोलने की हालत में ही नहीं थी कि तभी सुनैना भी उससे भी ख़राब हालत में बाहर निकली। मैंने उससे चीख कर कहा, सुनैना तुमने मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सुनैना रोते हुए बोली, मम्मी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, लेकिन मैं आपको खुलकर नहीं बता सकती थी। ये लोग बहुत ख़तरनाक लोग हैं, हर वक्त हम पर निगाह रखते हैं। मैंने आपको लाख मना किया कि आप ये शादी ना करें, लेकिन आप लालच में थीं, आप नहीं मानी। इनका गैंग बहुत बड़ा गैंग है, बहुत ऊपर तक इनकी पहुंच है। हमारे साथ साथ और भी कई लड़कियां यहाँ पर फंसी हुई हैं। अब आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए। आप जल्दी से यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो इन लोगों को पता चल जाएगा और हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो जाएगी। आप ऐसा करें, सबसे पहले पुलिस में जाएं और हमारे बारे में उन्हें सब कुछ बताएं कि ये लोग हमसे भीख मंगवाते हैं। सुनैना मुझे वहीं हक्का बक्का छोड़कर मेरी बेटी को साथ लेकर निकल चुकी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में जान ही नहीं है। किसी तरह खुद को घसीटती हुई मैं पुलिस थाने पहुंची और पुलिस को सारी कहानी बताई। पुलिस वाले पहले तो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे। मेरी बहुत मिन्नतें करने पर वो मेरे साथ उस जगह पर चलने को तैयार हुए। थोड़ी छानबीन के बाद वो लोग पकड़े गए। उनका बहुत बड़ा गैंग था। सब बड़े स्तर पर लोग लड़कियों से भीख मंगवाने का काम करते थे। पुलिस ने लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। अभी सारे लोग नहीं पकड़े गए थे, कुछ रह गए थे जिनके लिए पुलिस अभी छानबीन कर रही थी। बहुत सारी लड़कियां थीं जो इस गंदगी से अब छूट चुकी थीं। मैंने अपनी दोनों बेटियों को तलाक दिलवाया और घर वापस ले आई। अब मुझे एहसास हो रहा था कि बदले की आग में मैं अंधी हो चुकी थी। सुनैना के साथ साथ मैंने अपनी सगी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी।
अगर कुछ कहना ही था, लड़ना झगड़ना था, अपना गुस्सा निकालना था, तो वो अंश से कहना था। इसमें सुनैना का क्या कसूर था? वो तो बेकसूर थी। हर वक्त मम्मी मम्मी कहती, मेरे आगे पीछे फिरती थी, मेरी मार खाती थी, मेरे तानों को सहती, घर का सारा काम करती थी। मैंने उस मासूम के साथ जानबूझकर गलत किया, इसलिए भगवान ने मेरी बेटी के साथ गलत किया था। खैर, मेरी दोनों बेटियां अब मेरे पास हैं। मैंने पहली बार सुनैना को एक माँ बनकर गले लगाया। उसकी आंखों में भी खुशी के आंसू आ गए। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी में।